हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 10th ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल डिस्कस करता है केरला की स्टेट पॉलिसी जो लॉन्च हुई है एल्डर पर्सन के लिए। ये जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन 2013 में जो आया था, इट इज़ critically examine the effect of globalization on aged population in India। इस आर्टिकल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या प्रॉब्लम्स है एल्डरली पीपल के साथ, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, क्या उसका सोल्यूशन है। फिर मैं एक ब्रॉडर लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूंगा कि गवर्नमेंट, ये तो स्टेट पॉलिसी हो गई, तो सेंटर लेवल पे कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिससे कनेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर इसी आर्टिकल के पॉइंट्स का यूज़ करके मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो सके। सेकेंड आर्टिकल डिस्कस करता है जो माउस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, ये जीएस पेपर 3 के लिए वहाँ पर्टिकुलर सेक्शन है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म नाम से, वहाँ पे आप इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं समझाऊंगा कैसे क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुए जिस वजह से जो माओइस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस हुई हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या एक्चुअल में माओइस्ट प्रॉब्लम होती हैं जिस वजह से इन लोगों को हथियार उठाना पड़ता है, क्योंकि आपको एक बैलेंस्ड ओवरऑल रिव्यू पता होना चाहिए दोनों साइड का, जिससे आप एक बैलेंस्ड आंसर को लिख सकें। थर्ड आर्टिकल डिस्कस करता है कि डार्ड शिन ट्राइब की हेरिटेज के ऊपर। मैं आपको समझाऊंगा क्या है डार्ड शिन ट्राइब, इसके बारे में एक डिटेल्ड आइडिया आपको प्रोवाइड करूंगा, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है ट्राइब। फिर इसके बाद आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव से शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूंगा, और उसी से कनेक्टेड जो PYQ आया है वो मैं आपको शो करूंगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर SC ST कोई कम्युनिटी है, कोई ट्राइब है, तो उसको कौन नोटिफाई करता है, किसके हाथ में पावर होती है। 2024 में ही इससे कनेक्टेड सब एग्जैक्टली इसी सवाल आया था। मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा अभी आपको, उससे आप एक प्रॉपर आइडिया ले सकते हैं। इस पूरे PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और जो फोर्थ आर्टिकल है वो डिस्कस करता है फिशिंग कैट, एक स्पीशीज़ है जो कि न्यूज़ में भी थी, ये उसके ऊपर एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में आपको मैं एक डिटेल फॉर्म दूंगा इस स्पीशीज़ के ऊपर, ये कौन से शेड्यूल में एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे पाई जाती है, कैसे ये एक इकोलॉजी बैलेंस करती है। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होगी इस आर्टिकल में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल में केरला की स्टेट पॉलिसी आई है एल्डर पर्सन्स के लिए। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो चाहते हैं, वो अब पूरी तरीके से, वो इन द सेंस केरला गवर्नमेंट ने ये चीज़ कही है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब आएगी अगेंस्ट एल्डर अब्यूज़, नेग्लेक्ट या एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी भी बूढ़े इंसान को का अब्यूज़ होगा, उन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो उसके लिए कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा, कंप्लीटली ज़ीरो टॉलरेंस है। कुछ प्रोविजंस की बात करें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर लेवल पे लाने की बात की है। इसमें एक ग्रीवेंसेस रेडरेसल एनहांसमेंट होगा, जिसमें अगर कोई एक बूढ़ा इंसान है, उसे किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो उस दिक्कत के सोल्यूशन के लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। उस मैकेनिज्म में उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी, उस कंप्लेन को तुरंत का तुरंत उसका एक रेड्रेसल किया जाएगा, इन शॉर्ट कहा जाए तो। अगर सर्विसेज की बात की जाए तो वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे, टेम्पररी शेल्टर बनाए जाएंगे, काउंसलिंग की जाएगी, मीडिएशन किया जाएगा। मतलब जितनी भी एल्डरली प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी एल्डरली प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन करने की कोशिश कर रही है केरला गवर्नमेंट। अगर अप्रोच की बात की जाए तो इनका मेन अप्रोच ऑब्वियसली प्रो पुअर फोकस मेन है पहले, जिससे जो इकोनॉमिकली और सोशली वल्नरेबल एल्डरली पीपल हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, उनको एक प्रॉपर प्रायोरिटी मिल सके। गोल अगेन मेन चीज़ ये है कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उनकी हेल्थ प्रायोरिटी पर है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, उनको इंक्लूड किया जाए। ये ना हो कि एक बार इंसान 50-60 के बाद हो गया तो उसके बाद सोचे हाँ अब उसने पूरा काम कर लिया है, अब उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। ये चीज़ नहीं फील होनी चाहिए उनको। ठीक है, अगर हम बात की जाए इसका डेमोग्राफिक एक्सटेंट, तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो केरला बाय 2051 30% पॉपुलेशन जो होगी वो एल्डरली पॉपुलेशन होगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सोचने का मुद्दा है, बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसी एल्डरली पॉपुलेशन से कनेक्टेड मैं एक आर्टिकल समझाया था, जहाँ मैं बताया था जर्मनी की पॉपुलेशन आने वाले 1-2 साल में एल्डरली हो जाएगी, और वहाँ पे पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी।
पर ईयर वहाँ पे 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और इस वजह से जर्मनी ने ये चीज़ इंडिया के ऊपर डाली है कि भैया हम आपसे अब वो, अगेन ऐसे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट जर्मनी को एक अच्छी खासी मैन फोर्स चाहिए, और उस चीज़ के लिए वो क्या करेगा, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ MOU साइन करेगा कि आप अपने जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयबल लेबल्स हैं या फिर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको आप भेजिए। ठीक है, तो ये चीज़ अभी जो करंटली एग्जिस्ट कर रही है एल्डरली पॉपुलेशन की या एजिंग पॉपुलेशन, ये अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया था कि एजिंग पॉपुलेशन कहाँ पे हो रही, 24 या 25 में ही आया था क्वेश्चन, तो इस वजह से आर्टिकल लिया है। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि आर्टिकल मैंने ऑप्ट क्यों किया है। ठीक है, अगर देखा जाए किस तरीके से पूरी स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी, तो पहले लाइफ साइकिल अप्रोच किया जाएगा, जिससे एक प्रॉपर तरीके से देखा जा सके। ऐसा नहीं है कि अगर एक फेजेस होते हैं एजिंग के, एक होता है प्री एजिंग जिसमें आपका 50 to 55 होता है, 55 to 60 होता है, तो ये जो साइकिल होती है लाइफ की, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे केयर, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जिससे जो एजिंग है वो प्रोडक्टिव हो सके। ये ना हो कि बस भैया बस बूढ़े हुए आप साइड हो, ये नहीं होना चाहिए। स्टेट लेवल स्किल रजिस्ट्री होगी, जिससे जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सके उनकी स्किल के अकॉर्डिंग। एक मतलब इन शॉर्ट एक रजिस्टर बनाया जाएगा, बुक बनाई जाएगी, जिसके अंदर हर एक एल्डर की स्किल लिखी जाएगी। इससे कभी भी कोई भी एक रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे एल्डरली एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे उनका यूज़ किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट एल्डर फ्रेंडली होंगे। ठीक है, ये जो पॉलिसी है ये स्टेट पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन 2013 को रिप्लेस करके आएगी। राइट, तो ये एक बेसिक आइडिया था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, जिससे आपको समझ में आ सके केरला गवर्नमेंट ने एक स्टेट इंटरवेंशन है जो दिखाता है कि स्टेट कितना ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से स्टेप्स को ले रहा है एल्डरली पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए। ठीक है, अब देखा जाए सबसे पहले अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेंस में जब भी सवाल उठता है इट इज़ ऑलवेज ऑन इश्यूज, प्रॉब्लम्स, फिर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए क्या प्रॉब्लम फेस होती है, क्या इश्यूज हैं या क्या ट्रॉमाज एल्डर के जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, क्रॉनिक डिसीज होती हैं, चल फिर नहीं पाते वो लोग, उनको एक प्रॉपर एक फैसिलिटी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है, अगर कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, कोई पेंशन सेविंग नहीं है, उनकी डिपेंडेंस चिल्ड्रन के ऊपर है, तो इससे मेडिकल कॉस्ट बढ़ती है और ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी तो होगी। सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं जॉब के लिए, फिर उनके पास कोई कंपेनियनशिप के लिए नहीं होता है। 12th तक तो बच्चे पढ़ रहे हैं साथ में, सब कोई साथ में, लेकिन क्या बच्चा बाहर गया तो कोई कंपेनियन ही नहीं बचा, तो इससे डिप्रेशन होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्यूज़ और नेग्लेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि बूढ़े माँ बाप के ऊपर काफ़ी फिजिकल, इमोशनल और बहुत ही एक तरीके से अब्यूज़ होता है। ये बहुत समझाने वाली चीज़ है ही नहीं, आपको भी ग्राउंड रियलिटी पता है। इससे फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन भी किया जाता है उनकी फैमिली का। जैसे सिंपल सी बात है, अगर किसी माँ बाप के पास ज़मीन है तो उसके बच्चे या फिर किसी भी तरीके शादी होती है, तो ये तो आपको पता है किस तरह से इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ होती है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स है मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल एक्सक्लूजन, अब गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स लॉन्च कर रही है जिससे जितने भी ये एल्डरली लोग हैं इनको एक प्रॉपर इंक्लूड किया जा सके पॉलिसीज़ में, लेकिन इनको क्या होता है, इनको डिजिटल नॉलेज होती नहीं है, मॉडर्न टेक की अच्छी नॉलेज नहीं होती, बैंकिंग की नॉलेज नहीं होती, सर्विसेज की नहीं होती। आज भी आप सोचिए, अगर आप कभी गांव जा रहे हो, आपका कोई भी दादा है या दादी है, क्या उनको पूरी तरीके से फ़ोन चलाना आता है? आप पूछिए कि आप ये बैंक ट्रांजैक्शन कर दो, विल दे बी एबल टू प्रोसीड? आंसर इज़ नो, उन्हें अभी भी नहीं आ रहा है, तो डिजिटली एक्सक्लूड हो रखे हैं वो। हाउसिंग इनसिक्योरिटी भी यही है कि नहीं, अगर बच्चे बाहर चले गए और अगर वो बीपीएल कैटेगरी में है तो उनकी एक लिविंग कंडीशन बहुत ही अनसेफ होती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कोई ढंग का नहीं होता है, और एट द एंड तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक इंसान काम करता है इज्जत के लिए, तो जो उनकी डिग्निटी या उनका पर्पस जब खत्म होने लगता है कि मैं हूँ क्या, मतलब मैं इस धरती पे क्या करने आया हूँ, मेरा 50-60 की उम्र प्लस हुई तो अब मेरा रोल क्या है इस धरती पे, कुछ भी नहीं, मैं बस एक बर्डन बन चुका हूँ, रिटायरमेंट हो चुका है, अगर पेंशन नहीं आ रही तो मैं हूँ क्या, बस अपने मरने का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये सारी एक फीलिंग होती है जो इंसान को एकदम होपलेस कर देती है। ये सभी चीज़ों का यूज़ आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया था स्टार्ट में, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही, देखिए मैं इसीलिए डिफरेंट वेरिड पॉइंट आपको प्रोवाइड करता हूँ जिससे आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकें। एक ना समझ में आए दूसरा तो याद आएगा ये आपको। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहली चीज़ तो क्या है, हेल्थ केयर में हमें ऐसी गेरियाट्रिक केयर, गेरियाट्रिक मतलब होती है जो एल्डरली केयर होती है, हमें वो एक्सेसिबल बनानी होगी जिससे हर एक बूढ़ा इंसान को
जो केयर मिल सके वो एक्सेसिबल हो। ये ना हो कि भैया अगर एक इंसान रह रहा है एक्स जहाँ पे और जो केयर एग्जिस्ट कर रही है वो 100 किलोमीटर दूर एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उनकी उतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो उतनी दूर जाके केयर ले सकें। तो इसी वजह से लिखा गया है जो हेल्थ यूनिट होनी चाहिए मोबाइल होनी चाहिए, मूविंग होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए प्रॉपर, फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा अच्छे तरीके से, जो पेंशन है उसको एक्सपैंड करना होगा, सर्विसेज को सब्सिडाइज देना होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होगी, सब सोल्यूशन है। सोशल एंगेजमेंट करना होगा, जैसे कम्युनिटी सेंटर बने, सीनियर क्लब्स बने, ये वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी आए। देखो ये सारी चीज़ें सिटी में होती हैं, सिटी में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है उनके लिए पार्क होता है, पार्क में वो लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, हंसी खेल करते हैं। बट यहाँ बात हो रही बीपीएल वालों की। ऐसा तो है नहीं सारा के सारे घर पे रह रहे हैं, सबकी कॉलोनी है, सबके पास फ्लैट है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो गांव वाले लोग होते हैं उनको फेस करनी पड़ती है। अब ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है एक गांव का इंसान आके कम्युनिटी पार्क में बैठेगा सिटी के, उनको आइसोलेटेड फील होगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे होंगे। अगर ये इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको लेगा मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सोशल एंगेजमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इंसान को डिग्निटी भी फील हो, इंसान को अच्छा भी लगे, उसकी लाइफ बोलते हैं ना लाइवली फील होना चाहिए उसको, ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन और अच्छा होना चाहिए, जितने भी लॉज हैं उसको और स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना होगा, जिससे एल्डर का अब्यूज़ अगर कोई भी केस हो रहा है तो उसका रेड्रेसल बहुत ही फास्ट होना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, ये तो ऑन टॉप है किसी भी तरीके से। अगर कभी कम्युनिटी पार्क में लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी करवाई जाए, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाएं, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, जिससे एटलीस्ट इनको बेवकूफ़ ना बना सके, इनके पास नॉलेज हो कि भैया हम भी हैं कुछ, वी आर नॉट जस्ट हम एक बोझ की तरीके से जी रहे हैं। उनके पास भी एक प्रेजेंस ऑफ लिविंग होना चाहिए। हाउसिंग और अच्छी होनी चाहिए, जिससे बोलते हैं ना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो एल्डर फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पे ये सीढ़ी ऐसे है, उसके बाद दूसरी सीढ़ी को 2-3 फीट ऊपर गए जिसे चढ़ ही ना पाए वो। तो इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके प्रपोर्शन होना चाहिए जिससे उनको फैसिलिटी मिल सके। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ऑन टॉप बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग सर्विसेज, हेल्पलाइन, पीयर ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती हैं। जो आपके कंटेम्प्रेरी एज ग्रुप के लोग होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, हाँ भाई हम बात आपकी समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। तो मैं आपको दोनों चीज़ बताई, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इसका सोल्यूशन है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स, या क्या गवर्नमेंट ने एल्डरली के लिए जो कुछ एक स्कीम्स या पॉलिसीज़ लॉन्च कर रखी। इसमें पहला है जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। ये एक तरीके से फ्री स्पेशलाइज्ड गैरियाट्रिक केयर होती है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिलती है, और इस वजह से क्या होता है जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनको फ्री केयर मिल जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसमें क्या होता है पेंशन स्कीम होती है जिसमें 60+ होने के बाद गारंटीड रिटर्न प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अगेन ऐसा नहीं कि बस इतना ही पढ़ो, इस स्कीम में आप और एक्सप्लोर करिए। एक्सप्लोर कैसे करिए, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये करिए, इसके और फीचर्स को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वंदना योजना के ऊपर पूछा गया है, क्वेश्चन उज्ज्वला योजना के ऊपर पूछा गया, तो हाई चांसेस है कहीं से पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में एग्जिस्ट कर रही है तो आप इसको ज़रूर लिख लीजिए। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। यहाँ पे मंथली पेंशन जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं उनको मंथली पेंशन प्रोवाइड करने के प्रोविजंस है। वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी, इसमें क्या है हेल्थ इंश्योरेंस 60 से 80 साल के जो लोग होते हैं उनको कवर करने के लिए जिनकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। आपने नोटिस किया होगा कभी भी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो वहाँ पे पीडी का पीरियड होता है कि आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है या नहीं है। आपको अगर इंश्योरेंस का क्लेम करना है तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा। हर एक पॉलिसी अलग अलग तरीके से काम करती है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को भी कवर करती है 60 से 80 साल के जो लोग होते हैं। अन्नपूर्णा स्कीम, ये 10 किलो फ्री फूड राशन पर मंथ जितने भी एलिजिबल बूढ़े लोग हैं विदाउट पेंशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऐसे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ये लीगल राइट को देते हैं कि भैया ये पेरेंट्स जो हैं वो क्लेम को मेंटेनेंस क्लेम को एज अ राइट की तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट देयर चिल्ड्रन। अगर कभी कोई बच्चा ऐसा बोले कि भैया हम आपको केयर नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो पेरेंट्स के पास राइट है कि बोले भाई क्यों नहीं करोगे। हमने ये चीज़ एक्ट में भी डाली गई है, गवर्नमेंट ने डाली है। जिससे कभी कभी जो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं बच्चे, जो कहते हैं चलो ठीक है माँ बाप हैं भाई, उन्होंने आपकी केयर की, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनके उस समय
उनकी प्रॉब्लम जब हो तो उसको समझिए। जब आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों की दिक्कत होती थी वो समझने की कोशिश करते थे, बल्कि उन्हें नहीं समझ में आता था। तो अब वो उस फेज़ में है जहाँ पे उनकी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे आप कोशिश करिए कैसे उन्होंने आपको समझा। अभी भी आपको एक छोटी सी चीज़ आप उनको समझाइए, एक छोटी सी किसी मीनिंग को समझाइए, आप नहीं समझा पाओगे। आपको लगेगा यार इसे तो समझ ही नहीं रहे हैं, आप इरिटेट हो जाओगे। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? आप ये सोचिए कि जब वो आप छोटे थे तो आपको किस तरीके से समझा, आपकी बात तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन देन टू दे अंडरस्टूड। तो सेम अभी भी है कि आपको अगर उन चीज़ को समझना है तो पहले उनके लेवल पे सोच के देखिए, तो अच्छा खासा उनको एक कंपैशन मिलेगा, एम्पैथी मिलेगी, और कहीं ना कहीं उन्हें लाइवली फील होगा कि हाँ मेरे बच्चे हमें समझ रहे हैं। तो स्कीम भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना ये जो फ्री असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड करती है उन बूढ़ों के लिए जिनको हेयरिंग एड चाहिए होता है, वॉकिंग स्ट्रिक्ट, व्हील चेयर, ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बूढ़े लोग होते हैं एल्डरली, उनके लिए योजना है। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जितनी योजना थी मैंने डालने की कोशिश की सर्च करके। अब इससे आपको क्या होगा, इससे आप इस चीज़ को लिखिए, लिख करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर ने ये सारी चीज़ें बताई हैं, इनमें से जो भी स्कीम याद आए आप लिख सकते हो उन सभी स्कीम्स को। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, ये जो मैंने चीज़ें बताई ये ऐसे ही नहीं समझा दिया आपको, देयर वाज रीजन, और रीजन क्या था ये, क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एज्ड पॉपुलेशन इन इंडिया 2013 का सवाल है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन का पार्ट क्या है। पहली बात तो आपको इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब आप बोलो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सर बहुत आसान है, लेकिन रुकिए, यहां बोल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो एजेड पॉपुलेशन है, एज्ड पॉपुलेशन है, उसके ऊपर क्या पड़ा है, और जो भी इफेक्ट पड़ा है उनको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना होगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताना होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है मैंने कुछ वर्ड लिमिट में लिखा है, मैंने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इस चीज़ को समझा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप एक बार पढ़िए इसको। इंट्रोडक्शन पहले ग्लोबलाइजेशन को समझाया, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप को पूरी तरीके से चेंज किया, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को, सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड किया उसने। अब देखो ये यहाँ तक था, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है, इसने ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम को पूरी तरीके से डिसरप्ट किया, उससे जो एल्डरली पीपल हैं उनमें इम्पैक्ट है। जैसे पहले क्या होता, ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम होता, 5 लोग हैं आराम से रहे, लेकिन अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन से लोग माइग्रेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये फैमिली सिस्टम डिसरप्ट होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो एजिंग, अब इसको आप कनेक्ट करिए, यहाँ पे मैंने केरला का एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किया है, इससे जो एल्डरली पॉपुलेशन है उन पे डीपली इम्पैक्ट हुआ, स्पेशली जो केरला है जिसके सिटीजन बाय 30% पॉपुलेशन बाय 2051 बूढ़ी हो जाएगी। ठीक है, इन शॉर्ट कहा जाए तो आप नोटिस कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन तो 2013 का है, लेकिन 12 साल बाद भी क्वेश्चन पूरी तरीके से करंट से कनेक्ट हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी, किस तरीके से आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हैं। बॉडी में आप पॉजिटिव इंपैक्ट डालिए, पॉजिटिव इंपैक्ट एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, जैसे क्या, पेंशन प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस। आज से 10 साल पहले क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस नाम चीज़ की सुनते थे? आपसे पूछा जाए क्या 10 साल पहले आपने हेल्थ इंश्योरेंस नाम की चीज़, या फिर आपने जो आजकल इतना ज़्यादा हर चीज़ एल्डरली के प्रोवाइड हो रहा है, क्या अभी उस टाइम प्रोवाइड हो रहा था? आंसर इज नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ाई है, नो डाउट। हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट भी हुआ है। पहले 10 साल पहले जो जो टेक्नोलॉजी थी हेल्थ केयर में, क्या आज वो अपग्रेड नहीं हो गई है? बिल्कुल हो गई, हर तरीके से अपडेट हो चुकी है। टेलीमेडिसिन, एडवांस मेडिकल टेक, सोशल अवेयरनेस भी हुई है, स्किल यूटिलाइजेशन भी हुआ। आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब निगेटिव इंपैक्ट की बात करें, क्योंकि हमें दोनों समझाना है। अगेन निगेटिव इंपैक्ट में फैमिली डिसइंटीग्रेशन हो गया, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम वो डिक्लाइन हो गया है, डिजिटल डिवाइड हो गया, वही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखी थी। प्रॉब्लम्स को ही मैंने कन्वर्ट करके निगेटिव इंपैक्ट में डाल दिया है। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है एल्डरली पीपल को, फेस हो रही है कि डिजिटल लिटरेसी प्रॉपर नहीं है। तो डिजिटल लिटरेसी तो नहीं लिख सकते, लेकिन थोड़ा सा ट्विक करके डिजिटल डिवाइड लिख दीजिए, तो आप इसको कनेक्ट कर दिए ग्लोबलाइजेशन से। क्यों, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे टेक का एडवांसमेंट हुआ है, तो टेक के एडवांसमेंट के प्रपोर्शन में जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो नहीं अडेप्ट कर पाई है कि नहीं। तो ये भी एक रीज़न है। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने सुना होगा कि जहाँ पे उनका स्कैम हो जाता है। कोई पेंशन इंसान ले रहा है या फिर कोई इंसान रिटायर हुआ है, तो उसका बहुत सारे स्कैम्स ऐसे सुनने को आते हैं कि उनको डिजिटल लिटरेसी नहीं होती। आप सोच के देख, 65 साल का इंसान है जो कि पेंशन पे चल रहा है, उसके बच्चे बाहर रह रहे हैं, कोई भी कॉल करे बोले भैया आपका बच्चा एक्सीडेंट हो, कितने केसेस आते हैं, एक्सीडेंट हो गया आप कुछ करिए, आपका ऐसा हो गया वैसा हो गया, दे इमीडिएटली ट्रांसफर मनी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है स्कैम कैसे काम कर रहा है।
कई बार मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, घर पे मतलब मेरे मम्मी पापा के पास भी फ़ोन गए थे कि हाँ, आपका बच्चा यहाँ पे है, आप ऐसा करिए, हम ये बोल रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं। कभी ना कभी तो आप इन सब चीज़ों से ग्रसित हुए होंगे। तो रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है। तो ज़िम्मेदारी क्या बनती है आपकी? आप कल क्वेश्चन को क्वेश्चन लेके मत चलिए, इसको आप थोड़ा-सा पर्सनल टच देने की कोशिश करिए, जिससे आप क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएँ, है कि नहीं? तो ज़रूरी हो जाता है कि आप अवेयर करें अपने पेरेंट्स को, ऐसे लोग जो बूढ़े हैं। कल्चरल एलिनेशन ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब जो बचपन से इंसान, अब आपके माँ-बाप की बात की जाए तो 30 से 40 साल तो वो उस ऐसे समाज में रहे हैं जो कि पूरी तरीके से वो उस समय की रीति-रिवाज़ों पे चल रहा था। अब अचानक से सारी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी तो उनको कहीं न कहीं लगेगा हमारे जो कल्चर थे, हमारे रीति-रिवाज़ थे, उसकी रिस्पेक्ट, उसका कनेक्शन सब खत्म हो रहा है। ठीक है? तो ये उन्हें लगेगा, है, और हो भी सकता है, दोनों चीज़ है। ठीक है? कभी-कभी कोई अगर चीज़ चेंज हो रही है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन इट्स इम्पैक्ट। ठीक है? आप यहाँ पे केरला पॉलिसी रिस्पॉन्स फ्रॉम द अबव आर्टिकल उसको यहाँ पे आप डालिए। ये सारी प्रॉब्लम थी, इन सब अब इसका लीगल सेफगार्ड उन्होंने किया, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, अवेयरनेस कैंपेन सब समझा दिया। ठीक है? तो आप केरला पॉलिसी का यूज़ करके इस आंसर में डाल सकते हैं। वे फॉरवर्ड लिखिए, वे फॉरवर्ड वही सारी चीज़ें, सोशल सिक्योरिटी, टारगेटेड हेल्थ केयर होनी चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड जो आपका वॉलंटियर केयर मॉडल्स होते हैं उसको प्रमोट करना होगा, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम एक्सपैंड करना होगा, जो आपके डायस्पोरा होते हैं एल्डर वेलफेयर के उसे और ज़्यादा मजबूत करना होगा, एल्डर फ्रेंडली पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करना होगा अर्बन और रूरल प्लानिंग में, क्योंकि जो एल्डरली पीपल होते हैं बहुत ही इनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है आज की जनरेशन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दे आर हैविंग। अगर कभी कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान बूढ़ा हो चुका है तो अब उसके पास कोई कुछ है ही नहीं सीखने के लिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है? कंक्लूजन में आप अगेन जो आपने लिखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आपको लिखना है, डबल एज स्वॉर्ड है इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, बट अगर उसका हम हेल्थ केयर और अपॉर्चुनिटीज ढंग से लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं सही भी होगा, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन से थोड़ा सोशल फ्रैगमेंटेशन भी हुआ है, वल्नरेबिलिटीज़ भी हुई है। तो ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आएँ, जैसे केरला, देखो मैं बार बार केरला को लेके क्यों आया, जिससे आपको 10 स्टेट के बारे में नहीं पता लेकिन आपने एक स्टेट को 10 बार पढ़ा है तो आपको पक्का पता रहेगा सर जहां भी एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर आएगी दिमाग में मेरे क्या आना चाहिए, केरला पॉपुलेशन। ठीक है? तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए केरला की एज, जो आपकी एजिंग पॉपुलेशन है। दोबारा आप इस चीज़ को मेरे साथ रिकॉल करिए, क्या कहा मैंने, कभी भी क्वेश्चन अगर एजिंग पॉपुलेशन के ऊपर आएगा तो इमीडिएटली आपके दिमाग में डेटा आना चाहिए कि बाय 2051 30% पॉपुलेशन केरला की बूढ़ी हो जाएगी, है कि नहीं? तुरंत इस चीज़ को 2-3 बार रिकॉल करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही एक बैलेंस्ड ओवरऑल कंक्लूड कर देना है। ठीक है? आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, राइट? चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डिक्लाइन इन मॉइस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया। अब हुआ क्या है, जो आपकी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसे कहते हैं या फिर जो मॉइस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी जो टेरिटरी है उसमें डिक्लाइन हुआ है। ठीक है? पहले क्या था, 180 डिस्ट्रिक्ट में था 2000 में, लेकिन अब केवल 18 डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ है। ठीक है? 2025 तक वायलेंस में रिडक्शन हुआ है, जो आपका 1936 थे 2010 में, लेकिन अब 374 इंसिडेंट्स ही रिपोर्ट हुए। अगेन ऐसा डेटा याद नहीं रखना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सको खाली। ठीक है? जो फैटलिटीज़ हैं वो ड्रॉप हुई हैं 1005 से 150 तक कम हो गई हैं। ठीक है? रीजंस क्या है इसके पीछे कि मतलब ये सब कम क्यों हुआ है? तो पहला क्या है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो बहुत ही टारगेटेड बनाई गई जिससे अफेक्ट एरिया में इंप्रूवमेंट किए जा सकें। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कंटिन्यूसली सस्टेन लेवल पे चल रहे हैं, जैसे सीआरपीएफ पूरी तरीके से इस पे डेडिकेटेड होकर काम कर रही है। ठीक है? जो इंटरनल लिफ्ट, ये तो एक गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप हो गया। फिर साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या माओइस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें लीडर्स होते हैं, उसमें लीडरशिप क्राइसिस चल रही है, लोगों के आपस में डिफरेंट ओपिनियन हो रहे हैं। अगर यहाँ पे वही सेम चीज़ 30 लोग हैं, 30 लोग में 10 लोग एल्डरली हैं, 10 लोग यंग हैं, तो 10 लोग यंग के पास फ़ोन होगा, है कि नहीं? उनको तो डिजिटल लिटरेसी होगी, तो देखेंगे यार हमारे साथ के यूथ कहाँ कहाँ ग्रो कर रहे हैं, साला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैठ के अपना क्या कर। ठीक है? तो ये सारी तरीके होते हैं जिस वजह से एक लीडरशिप की क्राइसिस होने लग जाती है, क्योंकि अब आगे ले चलने वाला है ही नहीं ना कोई, कौन इस चीज़ को आगे लेके चलेगा। मतलब बोलते हैं ना, हमारी जो उस एक हेरिटेज होती है, माउस में भी एक लेवल चलता है कि हमारी हेरिटेज को कौन आगे बढ़ाएगा। तो अब यंग जनरेशन नहीं इंक्लाइन हो रही है इन सब वायलेंस एक्टिविटीज़ में।
ठीक है। साथ ही साथ लोकल सपोर्ट भी हट रहा है, क्योंकि कम्युनिटी नीड जो है वो कह रहे हैं भाई ठीक है, आप लोग को क्या चाहिए, अगर गवर्नमेंट इतना पॉलिसीज बना रही है तो हमें एक मौका भी देना चाहिए ना गवर्नमेंट को, रादर देन इतना रिजिड होके खड़े रहे, नहीं हमें, हम क्या करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे 100 लोग भी खड़े हो जाओगे, 100 लोग क्या खड़े हो पाएंगे कोई 1000 सीआरपीएफ के सामने, नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। लोगों को अब ये नॉलेज हो रही है, यही रीजन है जिस वजह से इंसर्जेंसी कम हो रही है, ठीक है। चलो फिर एक और आता है लीडरशिप इश्यूज। लीडरशिप इश्यूज में क्या है, कुछ जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनका रेजिग्नेशन हुआ, ये भी एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि जब लीडर ही चेंज हो रहा है तो नीचे की पॉपुलेशन जो है, जो उनको फॉलो कर रही थी, वो बोलेगी अच्छा हमारा मालिक ही जा रहा है तो हम क्या करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जिस वजह से जो इंसर्जेंसी है वो कम हुई है। पब्लिक सेंटीमेंट वो भी चेंज हो रहा है, जो यंग, वही सेम चीज़ बता दी, जो यंग पॉपुलेशन है, यंग ट्राइबल्स हैं, वो अब एजुकेशन, जॉब, वो सब अपने, वो कहीं ना कहीं उस तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, रैदर देन बीइंग बंदूक उठा के हम लड़ाई करेंगे, इस चीज़ पे हट रहे हैं। वॉइस फॉर पीस ये भी अब बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, उन्हें लग रहा है कि अब अगर एनकाउंटर हो जाएगा उससे बेटर है सरेंडर कर दो, जिससे एक पीसफुल सोल्यूशन निकाला जा सके। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो आइडियोलॉजिकल रिलेवेंस खत्म हो रहा है, पॉलिटिकल आइसोलेशन भी कम हो रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि माओइस्ट एक्टिविटीज जब कम होंगी तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ेंगी। अब ये तो मैंने अभी करंट के लेवल पे आपको सारी चीज़ें समझा दी, ठीक है। अब जिम्मेदारी ये बनती है कि आखिर क्या रीजंस हैं कि माओइस्ट एक्टिविटीज इतनी बढ़ी, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस चाहिए। तो पहला तो अगेन क्या कितने लेवल पे हुआ उस चीज़ का अगेन कोई ऐसे ग्राउंड लेवल पे डेटा नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये इनका कहना है अंग्रेज़ों के समय से हो रहा है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने कोई डेटा फैक्ट नहीं बना रखा है, बट एक ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे हम कह सकते हैं जो आपके लीड, आपके माओइस्ट होते हैं या फिर जो ट्राइबल लोग होते हैं, उन्हें एक फील होता है उनका हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, क्योंकि उनके ट्राइबल एरियाज़ को नेग्लेक्ट किया गया। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं माइनिंग के, डैम के, इंडस्ट्रीज़ के, उससे उनको उनकी जगह से, उनके घर से बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि तुमने हमारे घर से हमको हटाया, अब देखो हम क्या करते। तो ये एक एक्सप्लॉइटेशन भी एक रीज़न बन जाता है। लैंड एलिनेशन वही, अगर उनके फॉरेस्ट और लैंड राइट बाहर से कोई आ करके कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आएगा और उससे उनको हटा दिया जाएगा, तो भी तो एक इम्पैक्ट होगा जिससे वो लोग इंक्लाइन होंगे माओइस्ट एक्टिविटी के लिए। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक रीज़न है। स्टेट नेग्लेक्ट, अब अगर वहाँ पे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं होगी तो सोचेंगे चलो गवर्नमेंट को नहीं देगी, हम खुद ही लेंगे सारी सारी चीज़ें। तो इस वजह से भी लोग इंक्लाइन हो जाते हैं माओइस्ट एक्टिविटी की तरफ। लेकिन अब अगर वहाँ के जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि स्कूल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो जब बड़ा कोई 40-50 साल का इंसान पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड है माओइस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ, बोलेगा चलो बच्चों स्कूल नहीं जाना, बंदूक उठाओ, पागल वागल हो क्या दिमाग से, कौन सा सस्ता नशा करके आए हो, गवर्नमेंट कर तो रही है। और जो कि फैक्ट है, इस चीज़ के लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं दिया जा सकता। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि माओइस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ें, क्योंकि उससे लॉस ना केवल एक पॉपुलेशन का होता है बल्कि स्टेट की इमेज बहुत खराब होती है। कभी आपने सुना है झारखंड टूरिज्म? आप खुद सोच के बस, सुना तो है ही ऑब्वियसली, बट क्या झारखंड आपको बोला जाए आपको झारखंड में ना टूरिज्म करने जाना है, क्या आप जाओगे? आंसर इज नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? अब बोलो वो तो इंडिया का हिस्सा है। रीजन है आपके मन में एक फियर है। अगर आपसे कहा जाए केरला में जाओगे, बिल्कुल जाओगे, आपके दिमाग में एक रिलैक्सेशन रहेगा। तो ये एक जो एक इमेज बनती है ना, वो बहुत ही इन्वर्सली इंपैक्ट करती है। अभी आपसे बोले मणिपुर में आपको जाना है टूरिज्म के लिए, क्या मणिपुर में है नहीं कुछ टूरिज्म जैसा? बिल्कुल है और बहुत अच्छा है, बट करंट में जो वहाँ पे जितने भी वायलेंस एक्टिविटीज़ हो रही थी आपस में, जो वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, तो उससे एक दिमाग में आपके डर रहेगा कि क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ, उससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा। लेकिन अगर कहा जाए पूरी फैमिली को लेके जाओ, तब तो थोड़ा बहुत डर रहेगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं ओवरऑल इकोनॉमिक्स को। इस वजह से हर गवर्नमेंट चाहती है कि माओइस्ट एक्टिविटीज़ कम हो। फिर एक और रीज़न था पुलिस एट्रोसिटीज़। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जिसमें कस्टोडियल वायलेंस हुआ है, जिससे बोलते हैं ना उनके अंदर जो गुस्सा है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी एक होता है, हर एक का अपना अपना डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हमें ना मार्क्सिस्ट लेनिस्ट तरीके से काम करना है, हमें आर्म रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, जितने भी एक्सप्लॉइटेटिव स्टेट हैं उनको ख़त्म करना होगा। अगेन ये आइडियोलॉजी है, ठीक है, हर इंसान की अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो उस तरीके से काम करता है। सोशल इनइक्वालिटी, ये भी एक रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से माओइस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं या बढ़ सकती हैं आगे भी, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको एक प्रॉपर रीज़न समझा दिया। अब आते हैं सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड। देखिए, हर क्वेश्चन में, हर एक आर्टिकल में कोशिश करता हूँ आपको मैं मेंस फॉर्म में प्रोवाइड करूँ, जिससे आप आसानी से फ्रेम कर सको। लेकिन अगर ये आर्टिकल देखोगे, क्या इससे आप निकाल के बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन? नहीं, ये आपको वन स्टेप फर्दर जाना ही पड़ेगा। वही मैं आपके लिए करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? टारगेटेड डेवलपमेंट है,
ये भी एक से आपको ऑलरेडी समझा दिया। सिक्योरिटी ऑपरेशन और सस्टेन्ड होने चाहिए। रिहैबिलिटेशन सरेंडर पॉलिसीज बनानी होगी, मतलब अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में 90 लोग अगर कह रहे हैं कि भाई साहब हम नहीं मान, लेकिन 10 लोग कह रहे हैं नहीं हम सरेंडर करने के तैयार हैं, तो इन 10 लोगों के लिए भी पॉलिसीज होनी चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट होना चाहिए, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, कैंपेन्स होनी चाहिए, इसमें लोगों को अवेयर किया जाए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये ना हो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच बॉर्डर पे हो रहा है तो वहाँ झारखंड वाला बोला छत्तीसगढ़ नहीं नहीं भैया हम नहीं भेज पाएंगे पुलिस, तो जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशन होना चाहिए जिससे जितनी भी ये माओइस्ट एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो सके, राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है डाड शिन ट्राइब हेरिटेज के ऊपर। अगेन इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट आपको मैं इन शॉर्ट समझाऊंगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको शेड्यूल ट्राइब के बारे में, एसटी के बारे में समझाना, ठीक है। अगर बात की जाए तो बशीर अहमद टेरो ये इनका नाम है बेसिकली, ठीक है। ये कहाँ के, दवार गुरेज वैली के कश्मीर के हैं, ठीक है, रहने वाले। इन्होंने क्या किया है, ये डाड शिन कल्चर जो है उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, पहले के ज़माने में जो डाड शिन कम्युनिटी के लोग होते थे, ठीक है, कम्युनिटी समझ लो, एक नाम है, एक कास्ट समझ लो अभी के लिए, ठीक है। तो इसके जो आपके ऑर्नामेंट्स होते थे या फिर जो चीज़ें यूज़ करते थे, इन्होंने उसको कलेक्ट किया, एक तरीके से आर्काइव बना रखा है प्रॉपरली। कलेक्शन में अगेन इन्होंने 75 जो डिफरेंट गिफ्ट्स इनकी मदर के द्वारा मिला कि हाँ भैया ये उनकी मदर से उनको मिला, तो ये सब कलेक्शन उन्होंने बनाया, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस मेन ये है जिससे ऑथेंटिक एवरीडे प्रोडक्ट्स जो यूज करती थी कम्युनिटी करती है उसको वो लोग सेफ गार्ड कर सकें। अगेन इतना सब कुछ आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं जानना है, मैं आपको इसलिए बताया ताकि ग्राउंड समझा सकूं बताने का। तो अब आपको जैसे ही सुनोगे कि हाँ क्या था यहाँ पे डाड शिन ट्राइब, तो समझो हाँ यहाँ पे इन्होंने ये सब कलेक्शन कर रखा है, ठीक है। कम्युनिटी की बात की जाए, अब ये जो कम्युनिटी, इसी को मैंने आगे करके थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, वो है डाड शिन ट्राइब, वही सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से है, ये मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए। तो जो डाड शिन ट्राइब है ये शेड्यूल्ड ट्राइब है इंडिया में। पहली चीज़ कहाँ पे है, ये गिलगित रीजन में इनका ट्रेस है, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं लोग उस एरिया में। ये गुरेज वैली में कॉन्सेंट्रेटेड है, द्रास जम्मू कश्मीर में। इनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 48,440 इनकी पॉपुलेशन है। जो लैंग्वेज है वो शिना लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें पोएट्री ट्रेडिशन लिटरेचर बहुत ही रिच कही जाती है। इनकी लाइवलीहुड देखी जाए तो फार्मिंग, लाइफ स्टॉक रेयरिंग, टूरिज्म, ये सब इनका एक लाइवलीहुड है, ठीक है। कल्चर देखा जाए इनकी ज्वेलरी बहुत ही डिस्टिंक्ट होती है। फिर ये ट्रेडिशनल फैरन को यूज़ करते हैं, ग्रास फुटवेयर होता है, हॉर्स सैडल, मतलब कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करते हैं ये लोग अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अगर प्रिजर्वेशन एफर्ट्स देखे जाए तो ये इस तरह के जो एक दो लोग हैं और ऐसे बहुत सारे होंगे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं कि कल्चर को सेफ गार्ड किया जा सके। इवन दो आर्मी ने भी इस चीज़ के लिए प्रॉपर एक बोलते हैं ना शिना कल्चर सेंटर का एक सेटअप कर रखा है जिससे इनके कल्चरल आइटम को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, ठीक है। ये आर्मी की तरफ से कई बार ऐसे स्टेप्स भी लिया। एक और क्वेश्चन भी आया था स्ट्रेट अवे, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिकॉल, पूछा गया था कि आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, वो ऑपरेशन था इसी आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए 23-24 में, डेफिनेटली वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप एक बार चेक करिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे पूछ सकते हैं शिना कल्चर सेंटर किसके द्वारा सेटअप किया गया। अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट आपके दिमाग में पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको डाड शिन ट्राइब के ऊपर बता दिया क्या है, कहाँ पे है, कैसे है। अब क्वेश्चन आता है शेड्यूल्ड ट्राइब का कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव भी समझिए। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में एसटी को डिफाइन नहीं किया गया है बिल्कुल भी, बल्कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। आर्टिकल 342 के अंदर किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब का नोटिफिकेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। दोबारा मेरे साथ आप बोलिए, किसी भी अगर कोई शेड्यूल ट्राइब है तो उसका नोटिफिकेशन कौन करता है, वो प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप कोई भी मेरे सामने नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको एक आइडिया लग सके, आप महसूस कर सको कि हाँ मैं आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूं ये, राइट। क्राइटेरिया दिखे जाए, लोकुर कमिटी, ध्यान रखना कौन सी कमिटी, अगेन लोकुर कमिटी ने 1965 में कुछ एग्जीक्यूटिव बेसिस दिए थे जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब घोषित किया जा सकता है। कौन घोषित करता है, प्रेसिडेंट घोषित करता है। और क्या क्या रीजंस हैं, क्या बेसिस हैं, पहला तो एक होना चाहिए कि प्रिमिटिव होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, बहुत ही आइसोलेटेड होने चाहिए जोग्राफिकली, इनका कल्चर बहुत डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इनकी ना शाइनेस होनी चाहिए कि ये जो इनकी पूरी कम्युनिटी है, ठीक है, एसटी की, कोई भी ट्राइब की शाये हो बाहर के कॉन्टैक्ट से तो उसको
कंसिडर किया जा सकता है शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में डालने से। बैकवर्डनेस होनी चाहिए कंपेयर टू मॉडर्न एज में, ठीक है, तो बैकवर्ड हो बहुत ज़्यादा। तो ये सारे बेसिस का सहारा लेकर के एक कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ये एज पर आर्टिकल 342 होता है। स्पेशल प्रोविजंस की बात की जाए तो इनके रिजर्वेशन लोकसभा, स्टेट असेंबली, एजुकेशन, जॉब्स, ये सब में प्रोविजंस भी ऐसे 330 लोकसभा, 332, फिर आपका 15(4), 16(4) आर्टिकल जो है वो भी डिस्कस करता है कि जितने भी आपके वल्नरेबल ग्रुप हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब से, उनको एक प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज मिले। प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए भी SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 पास किया गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट भी यही बात करता है कि किस तरीके से फॉरेस्ट राइट जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको एक अच्छे तरीके से उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके। क्योंकि अभी तो ये नॉर्थ की बात हो रही है, अगर यही चीज़ माओइस्ट से कनेक्ट करोगे तो माओइस्ट को मेन प्रॉब्लम क्या थी कि उनके फॉरेस्ट राइट उनसे छीन लिए गए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट उसकी तरफ अब स्टेप्स ले भी रही है और 2006 में ही ले लिया था ऑल दो, ठीक है, वो चल ही रहा है कंटिन्यूसली। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो ट्राइबल एरियाज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे है। 5th शेड्यूल देखा जाए तो इसमें क्या होता है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। आपको पता होगा 5th और 6th शेड्यूल दोनों बहुत ही रेलेवेंट है, ठीक है। जो 6th शेड्यूल है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो, ATM स्क्वायर, A फॉर आसाम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय और सेकेंड M फॉर मिजोरम। यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की बात होती है 6th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में जो दूसरे स्टेट्स हैं उनकी शेड्यूल ट्राइब्स की बात होती है, ठीक है। नेशनल कमीशन की बात की जाए तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपका 338A को ऐड किया गया, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब लाया गया था, राइट। चलो, इसका ऑब्जेक्टिव मेन वही है, ट्राइब्स को सेफ गार्ड करना, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एक बार आप दोबारा से इसको 338 डालिएगा, इसको पढ़िएगा तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगेगा इससे। UPSC 24 में क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज द शेड्यूल्ड ट्राइब। अभी मैंने आपको बताया कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। 2 बार मैंने बोला था, है कि नहीं, तो प्रेसिडेंट करता है, तो अगेन ये गलत हो गया। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। ये बिल्कुल सही है। अगर एक को शेड्यूल्ड ट्राइब एक स्टेट में, क्या ज़रूरी है दूसरे स्टेट में भी डिक्लेयर होगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट में उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। अगर वन साइज फिट्स ऑल कर दोगे, अगर एक एक्स कम्युनिटी है वो बहुत ही वल्नरेबल है छत्तीसगढ़ में, वहीं पे वही कम्युनिटी गुजरात में बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे तरीके से, बोलते हैं ना, एक फ्लैम्बॉयंट लाइफ को जी रही है, तो क्या सेम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो इसमें बी इज़ द राइट वन, ठीक है। चलो, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों अभी आपको एसटी के बारे में समझा दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखते हैं जो आपका स्पीशीज इन न्यूज़ था फिशिंग कैट के ऊपर में। अगेन इन्होंने पूरा आर्टिकल है, ठीक है, आपका साइंस सेक्शन था, उसमें फिशिंग कैट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई, बट मैं टू द पॉइंट आपको बताता हूँ प्रीलिम्स के लिए। पहली बात, फिशिंग कैट क्या है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्रायोनेलुरस विवरनस, ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, एक बार पढ़ो कि आपको लगे, ठीक है। इनका स्टेटस क्या है? ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। अगर इनका हैबिटेट देखा जाए, घर देखा जाए, तो वेटलैंड्स, जो आपकी गीली जगह होती हैं, मैनग्रोव्स के बारे में मैंने आपको बहुत सब समझाया था। जैसे ही मैनग्रोव्स का नाम है, आपके दिमाग में MS स्वामीनाथन आने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में MS स्वामीनाथन के ऊपर बताया था। मैनग्रोव्स क्या होते हैं? मैनग्रोव्स ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? जो पाए जाते हैं कोस्टल एरियाज में, ठीक है। ये इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ये लोग सॉल्टी वाटर में भी ग्रो कर जाते हैं। इनके रूट्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए? पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। कार्बन जो एमिशन होता है उसको ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत बारे सवाल आए हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। फिर जो आपके साइक्लोन्स या फिर जो बोलते हैं ना फ्लडिंग होती है, उससे भी मैनग्रोव्स आपको बचाते हैं। स्वैम्स, मासेस, ये सब क्या है? इन शॉर्ट कहा जाए, जो गीली जगह होती हैं, पानी की जगह होती है, वहाँ पे फिशिंग कैट पाई जाती है। अपने आप में वर्ड ही कह रहा है फिशिंग कैट, ऐसी कैट जो फिशिंग करती हो। फिशिंग तो कहाँ, पानी में ही होगी ना। तो ये इनके एरियाज हैं जो आप पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है। अडेप्टेशन देखा जाए तो ये लोग मतलब ऐसा नहीं पूरा पानी में जाके तैरती हैं, ये नॉर्मल तरीके स्विमिंग वो करना आता है,
ठीक है। ये लोग जो आपकी फिशिंग कैट होती है ये डेंस वाटर रेसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर बहुत ही गहरे पानी में जाएंगी भी तो इनके जो फर होते हैं, आपको देखिए यहाँ पे अपना बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जिससे आसानी से लोग चले जाते हैं। स्विमर बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। फिंच को जो क्रस्टेशियन होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनको हंट कर, क्रस्टेशियन के ऊपर भी सवाल आया हुआ था, ठीक है। कैटेगरी पूछी गई थी कि इसमें कौन सा क्रस्टेशियन है। तो जो चीज़ें मैं बोला करूँ उसको आप एक बार की पॉइंट बना लो, और जब भी आप नेट खोलो डालो कि हाँ सर ने कहा था ये आया है, तो आप डालिए वहां पे क्रस्टेशियन PYQ UPSC, तो आपको दिखेगा सामने, ठीक है। थ्रेट्स इनके क्या क्या हैं? अगेन अगर आर्टिकल में डाला गया तो कोई ना कोई थ्रेट्स होंगे। पहली बात तो वेटलैंड डिग्रेडेशन, जो आपके वेटलैंड्स हैं उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ड्रेनेज का चेंज हो रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे इतना पोल्यूशन हो रहा है जिस वजह से थ्रेट है इनको। साथ ही साथ पोचिंग, फिर रिटेलिएशन, किलिंग। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो फिशिंग कैट्स होती हैं ये पोल्ट्रीज को, मुर्गियों को जो गांव की होती हैं उनको खा लेती हैं। इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं उनमें आक्रोश होता है, तुमने खाया अब हम तुम्हें मारते हैं। तो ये सारे थ्रेट्स हैं इनको, ठीक है। अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, तो ऑन टॉप हर एक स्पीशीज के लिए खतरे के तरीके से आप यूज कर सकते हो। इंडिया में प्रोटेक्शन की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में डाला गया है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में डाला गया है, ठीक है। इसको नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में भी इनडायरेक्टली इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ये थोड़ी है कि खाली वेटलैंड को आप हमेशा ऐसे समझो, वेट लैंड, बस ऐसी जमीन जो कि गीली है, दैट्स ऑल। आप सोचते हो भाई वेटलैंड साइड, अरे क्या भैया वेटलैंड साइड, ऐसी लैंड जो गीली है, और गीली लैंड है तो वहां पे कौन आएगा? अगर कहीं पे पानी है तो वहाँ पे रिसोर्सेज होंगे तो कौन आएगा? मेनली तो वहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ होंगी, ह्यूमंस भी। तो आप नोटिस करो जितनी सिटीज़ हैं, हर एक सिटीज़ किसी ना किसी रिवर बैंक के पास बनी है। लखनऊ देख लो, इलाहाबाद देख लो, दिल्ली देख लो, तो ये सब क्या शो करते हैं, हम भी तो स्पीशीज़ ही है ना। तो उसी तरीके से जो वेटलैंड और डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ डिपेंडेंट होती हैं। किस लिए डिपेंडेंट होती हैं? ब्रीडिंग के लिए डिपेंडेंट होती हैं, फीडिंग के लिए डिपेंडेंट, जैसे बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स अपना फीडिंग ग्राउंड करती हैं यहाँ पे, वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है उनका। तो गीली जहाँ पे, कभी सुना है आपने कि हाँ भैया रेगिस्तान डेजर्ट में बर्ड्स आके पक्षी अंडा दे रही? नहीं, एनवायरमेंट चाहिए। तो ये जब भी नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात की जाए तो स्पीशीज का भी कंजर्वेशन होगा ही होगा उसमें। कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स देखे जाएं तो ये सारे एफर्ट्स हैं जो कैंपेन चलाई जाती है जिससे फिशिंग कैट्स का कंजर्वेशन किया जा सके अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बार ऐसे देख लो आप लोग, ठीक है। ये PYQ नहीं है कोई, लेकिन फिर भी ऐसे मैंने बनाया। With reference to fishing cat, consider the following statement. The fishing cat is a nocturnal animal. Unlike all other cats, they are not carnivorous. ये गलत है। They is a nocturnal animal. Again, yes, it is a nocturnal animal, but जरूरी नहीं है कि it is जस्ट नॉक्टर्नल एनिमल, ऐसे नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नॉक्टर्नल एनिमल है जो कि रात, नॉक्टर्नल मतलब क्या होता है? ऐसे स्पीशीज जो कि रात में हंटिंग करते हैं, जो रात में एक्टिव रहते हैं, उन्हें नॉक्टर्नल कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए इज द राइट वन। और इस चीज़ को और अच्छे समझने के लिए जो कार्निवोरस है, इसी से कनेक्टेड 24 में क्वेश्चन आया था जहाँ पे कहा था लायंस लेपर्ड का कंपैरिजन किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप ऐसी स्पीशीज़ के जो फीचर्स होते हैं उसका सहारा लेते हैं कि हाँ, जो लायंस होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। लेपर्ड जो होते हैं वो आपका, आई थिंक चीता से पूछा गया था, चीता लेपर्ड भी था, लेपर्ड की टेरिटोरियल क्लेम नहीं करते हैं वो। तो इस तरीके से क्वेश्चन डाला गया था। नेट पर आप डालोगे आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।